नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के टोटल 63 शिफ्ट में जो भी हमारे स्टैटिक जीके के अंतर्गत इन सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। ग्रुप डी के शुरुआती 61 शिफ्ट की जो पीडीएफ है उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर अगर आप लोग चाहें तो फेज 2 और फेज 3 के भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में कुल कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से हमारे देश में आपको 6 भाषा विश्वविद्यालय देखने को मिलेंगे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो कि तिरुपति में है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ये आपको हैदराबाद में मिलेगी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये आपके महाराष्ट्र के वर्धा में है। इसी प्रकार से मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ये आपके हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये विश्वविद्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। 8 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और ये विश्वविद्यालय आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि हैदराबाद में किस वर्ष अंग्रेजी व विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी या फिर किसने किया था। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारे चाचा नेहरू के द्वारा 1958 में हैदराबाद में अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। फिर पूछा गया कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये विश्वविद्यालय आपको केरल के कलादी में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 1993 को हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर संरक्षित किया गया है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ब्लैक बक होता है, जिसे आप लोग चिंकारा भी कहते हैं, इसको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में संरक्षित किया गया है। बाकी आपको कई सारे जानवर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि गौर हो गया, बाघ हो गया, टाइगर हो गया, तो ये सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। और अभी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर 8 चीतों को भी नामीबिया से लाया गया है, जिसको छोड़ने एक शेर आया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पंचमढ़ी यही वाला पूछा गया, ये आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। एक और आप लोग ध्यान रखिएगा जिसका नाम है अचनकमार अमरकंटक, और ये आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में आपको टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग मैप में इन सारे बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन देख सकते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सीत वाला है, मध्य प्रदेश में आपका पन्ना है, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में ही है, गुजरात में कच्छ वाला है, अचनकमार अमरकंटक आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलेगा। नीलगिरी ध्यान रखिएगा, ये आपका सबसे बड़ा है नीलगिरी वाला, तो ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत है। सबसे छोटा हमारा डिब्रू सैखोवा है जो कि आपको असम में देखने को
मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ये आपके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वहीं पर अगर हम लोग बाघों की संख्या के अनुसार बात करें तो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये आपका सबसे बड़ा है। नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि हमारे देश में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या इस समय कितनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है। तो एक सींग वाले गैंडे की बात करें तो ये आपको असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अधिकांश एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, 1936 में हेली राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो एशियाटिक लायन की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पर इनको संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नाटक में टोटल आपके 5 राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे कि अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और हमारा है बांदीपुर नेशनल पार्क। अगला प्रश्न पूछा गया कि तडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र राज्य में मिलेगा। इसके अलावा चंदौली नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, नावेगांव नगजीरा, संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू पेंच, ये सारे नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि संगाई नाम का जो हिरण है वो किस राज्य का राजकीय पशु है। तो ध्यान रखिएगा, संगाई हिरण आपके मणिपुर का राजकीय पशु है। इसके अलावा कुछ अन्य भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि स्वाम्प डियर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। अगर हम लोग चिंकारा, जिसे आप लोग ब्लैक बक कहते हैं, ये हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का है। भारतीय हाथी की अगर हम लोग बात करें तो ये केरल, झारखंड और कर्नाटक का है। रेड पांडा की बात करें तो ये आपके सिक्किम का है। और सांभर आपके उड़ीसा का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न पूछा गया कि रेड सैंडल्स या फिर जो आपका रेड सैंडलवुड है, इसके वृक्ष किस भारतीय राज्य में मिलते हैं। तो पुष्पा मूवी आपने देखा ही होगा। आंध्र प्रदेश राज्य में आपको रेड सैंडल्स या फिर रेड सैंडलवुड के पेड़ देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग IUCN की रेड लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें आपको ये सारे लुप्तप्राय की श्रेणी में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि होलोंग किस राज्य में मिलने वाला सबसे लंबा पेड़ है। तो होलोंग की बात करते हैं, ये आपके असम राज्य का राजकीय वृक्ष है और मुख्य रूप से असम राज्य में ये आपको देखने को मिलेगा। इस पेड़ की जो लकड़ियां होती हैं उनका उपयोग घरों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है ये कौन से राजवंश ने करवाया था। मंदिर से काफ़ी कम ही प्रश्न आए हैं, तो ध्यान रखिएगा, चंदेला राजवंश के राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण आपके मध्य प्रदेश राज्य में करवाया गया था। यहाँ पर हिंदू और जैन धर्म के मंदिर आपको मिलेंगे और 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इनको शामिल किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो ये आपको उड़ीसा के पुरी में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि 12वीं शताब्दी में गंगा सल्तनत के जो राजा हैं अनंत वर्मन, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये आपके भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जैन धर्म का जो प्रसिद्ध पालीताना मंदिर है ये आपके कहाँ पर स्थित है। तो ये जो मंदिर है वो गुजरात के भावनगर में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक स्वामी नारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये मेरे बगल का जिला है गोंडा। तो गोंडा में छपिया नाम का एक स्थान है, मेरे यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर भगवान स्वामी नारायण का जन्म हुआ था। अगर हम लोग इनके पहले मंदिर की बात करें तो वो आपको गुजरात के अहमदाबाद में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया
कि किस शासक के द्वारा जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम है इनका राजा नंदीवर्धन। और ये जो आपका जल मंदिर है ये हमारे भगवान महावीर को समर्पित है और ये मंदिर आपको बिहार के नालंदा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, ये जो चर्च है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा ये आपके गोवा में स्थित है और गोवा के जिन चर्च और कॉन्वेंट को यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में शामिल किया है उसमें बेसिलिका ऑफ बोम जीसस भी शामिल है। सेंट फ्रांसिस नाम का चर्च भी आपको केरल में मिलेगा। सेंट थॉमस चर्च आपको तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मिलेगा। से कैथरीन और से कैथेड्रल ये दोनों आपको गोवा में मिलेंगे। सांता क्रूज बेसिलिका आपको केरल में मिलेगा और वेलानकन्नी ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। फिर एक प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था कि चर्च आपको दिए गए थे और राज्य दिया गया था, आपको मिलान करना था, तो यही सेम वाले सारे मिलाने थे। फिर पूछा गया कि सेंट थॉमस चर्च जिसे आप लोग सैंथोम कैथेड्रल बेसिलिका कहते हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मारुति सुजुकी 800 को पहली बार किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 14 दिसंबर 1983 को मारुति सुजुकी 800 को लॉन्च किया गया। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये आपके 18 मई 1974 को हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम के साथ में। अगला प्रश्न पूछा गया कि नेस्ले कंपनी ने किस राज्य में अपनी पहली इकाई खोली थी? तो ध्यान रखिएगा पंजाब का जो मोगा है वहाँ पर 1961 में नेस्ले कंपनी के द्वारा अपनी पहली यूनिट को खोला गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय ने पहली बार नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आपको ध्यान रखना है कि 1913 में गीतांजलि नाम की जो रचना है उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित रविशंकर कौन सा अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ये आपके ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। टोटल इन्होंने 5 ग्रैमी पुरस्कार जीता हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला है भारतीय उनका नाम है तन्वी शाह। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहला लघु वित्तीय बैंक कब स्थापित किया गया था? तो पहला जो लघु वित्तीय बैंक है ये अप्रैल 2016 में स्थापित हुआ था और इसका नाम है कैपिटल लघु वित्तीय बैंक। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार करने कौन आया था? तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है सेंट थॉमस। तो ये आपके ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहले केरल में पहुंचे थे सन 52 में और उस समय इनके द्वारा केरल में एक चर्च की भी स्थापना की गई थी। नीचे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि उस पार्टिकुलर चर्च का नाम क्या है जिसकी स्थापना सेंट थॉमस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2014 में सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी कौन बनी है? तो नाम है इसका बंधन बैंक। मारुति सुजुकी वाला मैंने आपको करा ही दिया है। हाजी अली की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको महाराष्ट्र के मुंबई में मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो हमारी महारत्न कंपनी है, 30 जून 1959 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है और श्रीकांत माधव वैद्य इस समय इसके CMD हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 2001 में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसकी स्थापना होती है। बाद में 2015 में यह एक बैंक बनता है। मुख्यालय इसका आपको कोलकाता में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों में कौन सा जानवर अंकित है? तो ध्यान रखिएगा पहले इसमें शेर हुआ करता था, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया बाघ से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है उसमें आपको एक पाम ट्री देखने को मिलेगा और इसमें आपको टाइगर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1931 में PC महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर किया था? तो कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। बाकी 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1951 में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में किस वर्ष एक अधिनियम के द्वारा
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी? तो ये अधिनियम है 1976 का, और इसके जरिए प्रथमा नाम के एक पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भारत में स्थापना की गई। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा। थॉमस ओल्डहम के द्वारा 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस बॉडी को 1992 में स्थापित किया गया था? तो इस बॉडी का नाम है सेबी, जिसे हम लोग भारतीय विनिमय और प्रतिभूति बोर्ड के नाम से जानते हैं। 30 जनवरी 1992 को इसको एक स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला था। मुख्यालय मुंबई में है और इसी साल माधवीपुरी बच इसकी पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत हाईबी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 13 नवंबर 1964 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और सीएमडी इसके हैं नलिन सिंघल। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो पहला लघु वित्तीय बैंक है, ये मैंने आपको बता ही दिया, कैपिटल लघु वित्तीय बैंक है। टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद 29 जुलाई 1946 से यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई थी और इसका नाम हो गया था एयर इंडिया। आपको ये पता होना चाहिए कि एयर इंडिया को एक बार फिर से टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हेल्प एज इंडिया एनजीओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो नाम इनका रोहित प्रसाद है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मिलेगा। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश के कडप्पा में मिलेगा। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र के पुणे में। अच्छा, एक हमारे यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग है, उसका वो आपको कहाँ पर मिलेगा? नीचे कमेंट में उस स्थान का नाम बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1901 में किस रिफाइनरी कंपनी की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम डिगबोई तेल रिफाइनरी है और 11 दिसंबर 1901 को इसकी स्थापना आपके असम राज्य में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सैल इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी पिछले साल पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। नाम उनका है सोमा मंडल। अगला प्रश्न है कि 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको आगरा में देखने को मिलेगा और इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय भी टोटल बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, ये तो बहुत बार पूछा गया कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक के मैसूर शहर में आपको देखने को मिलेगा। 17 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको हैदराबाद में मिलेगा। 20 सितंबर 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने आईआईटी संस्थान खोले गए थे? तो ध्यान रखिएगा, टोटल आपके 5 आईआईटी खोले गए थे और हमारे देश का जो पहला आईआईटी है वो आपके पश्चिम बंगाल में खोला गया था। नाम है इसका आईआईटी खड़गपुर। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी मद्रास, फिर आईआईटी कानपुर और उसके बाद आईआईटी दिल्ली को खोला गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अधिभान भास्करन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं। बाकी विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, आर प्रज्ञानंदा, हरिका द्रोणावली, विदित गुजराती, ये सारे भी हमारे चेस के ही प्लेयर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पी.आर. श्रीजेश का भारतीय हॉकी टीम में क्या रोल है? तो ये आपके गोलकीपर हैं। बाकी 2021 में इनको खेल रत्न भी मिल चुका है और 2022 में ये आपके वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? तो इस साल बहुत ही कम प्रश्न पूछा गया। कम क्या, केवल एक ही प्रश्न पूछा गया है टूर्नामेंट से।
तो रोवर्स कप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है जो कि 1890 में आपके भारत में शुरू किया गया था। फुटबॉल के अन्य टूर्नामेंट की बात करें तो संतोष ट्रॉफी है, इंडियन सुपर लीग है, डूरंड कप है, सुब्रतो कप है, मर्डेका कप है। ये सारे हमारे फुटबॉल के टूर्नामेंट हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि विश्व में पहला जो फुटबॉल का क्लब था वो 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था और इसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मान्यता प्राप्त खेल नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, बिलियर्ड्स, हॉकी, क्रिकेट और शतरंज। तो आप आसानी से कर सकते थे। क्रिकेट तो हमारे यहाँ का प्रिय खेल है, हॉकी भी है, शतरंज का तो जन्म ही हमारे देश में ही हुआ था, तो बिलियर्ड आपका मान्यता प्राप्त खेल नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नुटाकी प्रियंका किस खेल से संबंधित हैं। तो ये हमारे शतरंज की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूनेप का पूरा नाम क्या है। तो यूनेप का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 2 बार इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो केन्या के नैरोबी में आपको मिलेगा और इसके जो निदेशक हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन। अगला प्रश्न पूछा गया कि SSLV का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी प्रकार से PSLV होता है, उसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक हमारा GSLV होता है जिसका नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न पूछा गया कि ITCZ का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका क्षेत्र है वो हमारे सूर्य के अनुसार ही आपके पृथ्वी पर चलता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोरपा का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि भारतीय संसद ने 1986 में पारित किया था और 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में 5R का पूरा नाम क्या है। तो ये प्रश्न आपके 3 से 4 बार आ चुका है। ध्यान रखिएगा 5R का मतलब होता है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकल। तो ये आपके 5R का पूरा नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। ध्यान रखिएगा नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका नाम है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। मुख्यालय आपको महाराष्ट्र के मुंबई में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं GR चिंतला। अगला प्रश्न पूछा गया कि NBFC का पूरा नाम क्या है। तो NBFC की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि NHRC का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका पूरा नाम है। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है होमी भाभा पुरस्कार। आप सभी को पता होगा कि होमी जहांगीर भाभा हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक थे और उन्हीं के नाम पर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपके कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बांग्लादेशी नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना की है। तो इसका नाम ग्रामीण बैंक है जिसकी स्थापना अक्टूबर 1883 को किया गया था। किस भारतीय राज्य में लिविंग रूट ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। तो ये ब्रिज आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मेघालय में जो खासी और जैंतिया ट्राइब्स के लोग हैं उनके द्वारा रबड़ फिग या फिर फाइकस इलास्टिका नाम का जो ब्रिज है उसकी जड़ों का यूज किया जाता है इस ब्रिज के निर्माण में। अगला प्रश्न पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन थे। तो सिंपल सा प्रश्न है, इनका नाम वारेन मार्टिन एंडरसन है और 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में ये भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी।
अगला प्रश्न पूछा गया कि बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल टाइगर की बात करें तो ये मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं और ये वन सबसे ज़्यादा आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अगला प्रश्न वही हेल्पेज इंडिया एनजीओ वाला पूछा गया। तो रोहित प्रसाद हैं, 1978 में स्थापना हुई थी। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो इसका नाम है HDFC बैंक। और अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करें तो SBI आपका सबसे बड़ा बैंक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो इसका आयोजन पंजाब के किला रायपुर में किया जाता है। इसे हम लोग किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड है जो कि 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो ये हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। 2021 में हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला और अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत किस वर्ष जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का मेंबर बना था। तो इसकी स्थापना 8 जुलाई 1948 को हुई थी और उसी समय भारत इसका मेंबर बन गया था। बाकी आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1995 को गैट को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नई संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न एक सिंह वाला गैंडा है, ये आपको असम और पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो इस प्रकार से स्टैटिक जीके के ये सारे जो टॉपिक थे इनके प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आप लोग और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।